वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऑल योर्स। विषय दिया है शिव कुमार जी ने, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। अभी हमारी ये वित्तीय जो चीज है हमारे जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा जो फाइनेंस है, पैसे का लेन देन, हमारे जिंदगी में हम कितना कमाते हैं और उसको किस प्रकार से खर्च करते हैं, और खर्च करने के पहले जो है हम उसका कितना बचाते हैं और उस बचत को किस प्रकार से हम निवेश करते हैं या करना चाहिए, इन सब विषयों के बारे में हम बताएंगे। अभी जरूरी नहीं है कि आपकी तनख्वाह इतनी हो कि आप ये सारे कदम उठा पाएं, लेकिन मन के अंदर ये बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे और जब मौका मिलेगा उस कुछ बचत करें, और बचत करके ये नहीं कि वो पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहे, उसको सही ढंग से निवेश करेंगे तो उस निवेश करने के बाद आपको क्या फायदे हो सकते हैं। और पहली बात तो क्यों जरूरी है निवेश करना आगे की जिंदगी के लिए, और उसके बाद सही ढंग से निवेश करना है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है और बहुत ज्यादा निवेश करने से डरना नहीं है। खास तौर से जब हम अपने ऐसे देश में रह रहे हैं जो कि है भारत, और क्योंकि भारत जिस प्रकार से जिस गति से आगे की ओर अग्रसर है, जिस प्रकार से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ जी अंकित बताओ। अंकित कुछ कहना चाहते हो? गलती से उठ गया होगा। ओके ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारे देश आगे बढ़ रहा है, बहुत निहायती जरूरी हो जाता है कि हम इन सब के बारे में जानकारी रखें। यस, अभी कुछ इसमें बच्चे लोग जो हैं अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी करना शुरू नहीं किया है, और ये जो विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं फिर भी आप सुने और इसको ध्यान में रखें। और जो नौकरी में लगे हुए हैं, अगर वो इसके ऊपर अमल करते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत तब्दीली आएगी और बहुत फायदेमंद रहेगी। जो हमारे लोग गुरु जी लोग भी बैठे हैं, वो भी अगर इस पे अमल कर रहे हैं अपने खुद ब खुद तो वेरी गुड, और नहीं तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुने और उस पे अमल करें तो और फायदेमंद होगा। और ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूँ ये उस देश के लिए नहीं बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही खड्डे में घुसा हुआ है, जिसके डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, ना पैसा है और गरीबी छाई हुई है टोटल, ना कोई प्रोडक्शन है ना कोई कुछ है, और वो दूसरा हाथ फैलाए बैठा है दूसरे देशों के सामने कि कुछ पैसा दे दे। जैसे पाकिस्तान है कि दूसरों से पैसा मांगता ही रहता है, वहाँ इंटरनल ग्रोथ नहीं है, तो वहाँ के लिए ये विषय कुछ अलग तरीके से बताया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ अभी वो भारत के लिए लागू है। अभी मैं कुछ प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा इसमें, और उसको जो है आपने यही सोचना है, उसको नोट नहीं करने देना, शुरू कर देना, लेकिन यस जो मैं बोलूंगा उसको सुनो पहले, ठीक है? और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि जो आप नोट करना शुरू कर दो और उसी में आप उलझ जाओ। अच्छा, अभी ये स्क्रीन में नजर आ रहा है? यस जी सर। ओके वेरी गुड। यस तो सर। ये हाँ वेरी गुड। तो ये विषय जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, और अब हमें जो है इसके बारे में ये बताऊंगा पहले कि जब भी हम किसी
वित्त के बारे में बात करते हैं, पैसे के बारे में, धनराशि के बारे में बात करते हैं, जिससे भी बात करें, पहले बात तो ये 4 चीज़ों का ध्यान होना चाहिए कि जिस चीज़ जने से बात कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट हो, उसके बाद कुछ टेक्निकल ड्रिवन कुछ एप्लीकेशंस हों, उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज होए और कुछ एक्सपीरियंस हो जो कि दूसरों का पैसा भी संभालना जानता है, और तभी बातचीत होए, नहीं तो ऐसे ही हवा में तीर मारने से कोई फायदा नहीं है। मैंने जो है इसमें कई डिग्रियां हासिल करी हैं, जो कि जिसमें एक ये भी है MBA फाइनेंस, और उसके तहत काफ़ी म्यूचुअल फंड वगैरह में रिसर्च करी हुई है। मेरा ARN होल्डर है, कहने को मैं LIC एजेंट भी हूँ और वगैरह वगैरह, और खुद भी अपना निवेश करता हूँ मार्केट के अंदर, तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी सारा है मुझे ना। बहुत निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की जिंदगी जीना चाहते हैं कि, और उस जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि जितनी इनकम है, अब जो कमाने वाले हैं उनके लिए यह लागू हो जाता है कि जितनी आपकी इनकम है क्या वो सफिशिएंट है, क्या आप उतनी इनकम में आप जिस प्रकार की जिंदगी जीना चाहते हो वो सफिशिएंट है उस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए, कि या उसमें कमी पेशी आ रही है। ओके, तो किस प्रकार से अपनी जिंदगी में बदलाव लाया जाए, ये चीजें आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ तक संभव है, कहाँ तक संभव नहीं है। तो फिर वो ख्याली पुलाव बनाना जो है नहीं रखना है, जो हकीकत है उस पर ही जीना है ना। कुछ पिछले दिनों में जो है काफी चीजें चेंज हुई हैं। अगर हमारे बचपन में चले जाएं तो उस वक्त जो है फिक्स डिपॉजिट सबसे ज्यादा चलता था और बड़ा हाई रेट मिलता था, 17%, 14%, 15%, इतना फिक्स डिपॉजिट में मिलता था। अभी हाल में हम देखें तो वो नीचे नीचे आते आते अभी पीछे 5.5% तक आ गया था। सेविंग बैंक के अंदर देखें, जहां पे हमारा अमूमन पैसा पड़ा रहता है, वहां पे सिर्फ 2 से 3% मिल रहा है, प्रतिशत मिल रहा है। अब ये जानना जरूरी है कि ये जो हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं इंटरेस्ट या जो रिटर्न मिलता है हमको, उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि 100 रुपया आपने अगर डाला है, उसको 1 साल के अंदर कितना पैसा वापस आपको एडिशनल मिलेगा। यानी कि 100 रुपये निवेश कर दिया और 1 साल बाद सेविंग बैंक में रखा रहा, तब निकालोगे तो 103 रुपया ही मिलेगा बस। पुराने जमाने में 100 का 114 रुपया, 115 रुपया ऐसे मिल जाता था। तो इतना फर्क आ गया है। अब दूसरी तरफ देखें, क्योंकि हमारी देश बहुत रफ्तार से तरक्की कर रहा है, हर एक कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट अपना बढ़ाई जा रही है, और उससे लिंक जो है उसका शेयर बाजार की कहानी है, वो लंबी कहानी है, उसके बारे में गहराई में नहीं जाऊंगा। बट ये मान के चलो कि आज की तारीख में हर एक कंपनी अपने बिल्कुल चरम सीमा पर चल रही है, यानी कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, और इसमें जो है जो निवेश करता है इन कंपनियों के अंदर उसको बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन सभी को फायदा नहीं होता। अगर जो समझदारी से काम नहीं करेगा तो उसको नुकसान भी हो जाएगा। तो इसमें समझ बूझ की बहुत आवश्यकता है जब हम मार्केट की बात करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आप जाओ किसी पोस्ट ऑफिस में, किसी बैंक में पैसा रखकर आ जाओ, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। समय की अवधि आपको पता होनी चाहिए, और बस वहां पे पैसा दान वहां दे कर आओ और उसके बाद आपके खाते में पैसा रिटर्न आ जाएगा। लेकिन मार्केट में जब आप जाते हो, जहां कंपनियों का सवाल आ जाता है, वहां पे समझ बूझकर इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। अभी इसके अलावा बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके हैं इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के, वो हम सब आपको बताएंगे। और जब हम इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं तो गवर्नमेंट ने अभी काफी सारा रूल बना दिया है, जिसके कारण जो है हम जितना कमाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। तो टैक्स जब लगता है तो टैक्स को पेमेंट भी करना है। अगर आप टैक्स फ्री इनकम में हो तब तो ठीक है,
लेकिन अगर टैक्स वाली इनकम में हो तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, तो उसका भी ख्याल रहे। तो ये भी हमेशा हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए कि जब अगर एक्स्ट्रा कमाई आएगी तो उसको ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा ना। हर एक जना जो है अलग अलग है, हर एक जने की क्षमता होती है रिस्क टेकिंग की। ओके, अभी ये रिस्क क्या है? पैसे के मामले में अभी जब आप खेल कूद करते हो तो कितना उछल के कूद बॉल को मारो, ओके, कितनी ऊंचाई से कूद सकते हो, तो वो सब रिस्क है, सबका अलग अलग है। कोई 1 फीट से कूदने में डरता है, कोई 10 फीट के ऊपर से छलांग ऐसे लगा जाता है कोई बच्चा, ठीक है। तो सबका रिस्क दिमाग के अंदर बैठा होता है कि अरे नहीं 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 नहीं, मेरा पैसा डूब जाएगा, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ एफडी में डालूंगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में डालूंगा, बस वहीं से जो छोटा मोटा रिटर्न आता है बस वही बहुत है। तो ये सब हर एक व्यक्ति के लिए अलग है, वो पहचानना जरूरी है। दूसरी बात है, हर एक जन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। किसी के ऊपर माता पिता का बोझ है, किसी के पास अपने भाई बहनों का बोझ है। तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, पैसा जो जरूरत है जिन चीजों के लिए, किसी के पास अपने को ही देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसी को सह पर अपने खुद पूरा परिवार को देखने का भी जिम्मा सर पर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बहुत ज्यादा होती है तो माना है कि आपका जो रिस्क टेकिंग है वो कम हो जाता है। उसके बाद आता है फैमिली इनकम, कि आपकी नहीं, आपके फैमिली के अंदर सभी लोग कमा रहे हैं कि सिर्फ आप ही कमा रहे हो। अगर सिर्फ आप अकेले ही कमा रहे हो तो अगेन आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर सभी लोग कमा रहे हैं तो आप अपना जो भी बचत कर रहा है वो थोड़ा सा रिस्की इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकता है। अगला आता है इन्वेस्टमेंट होराइजन। आप अपना जो निवेश करना चाहते हो वो 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए और ज्यादा आगे हर एक चीज पर निर्भर है। अमूमन देखा गया है कि अगर हम अपना गोल्स चुन लें कि हमें जिंदगी में यहाँ तक पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद हमारे पास एक स्कूटर होना चाहिए या एक कार होना चाहिए, हमारे घर पास एक छोटा सा मकान होना चाहिए या बड़ा सा मकान होना चाहिए, हम एक गली के अंदर रह लें या बहुत एक सोसाइटी में जाकर रहें, ठीक है, किस प्रकार के हम कपड़े पहने। तो हर एक का अलग अलग गोल हो सकता है, और उस गोल के मुताबिक जो है आपका सेविंग्स जो है छोटी सी है या बहुत बड़ी है, तो आपका जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है गोल के मुताबिक कितना उसका कॉस्ट है और कितना आप बचत करते हो महीना दर महीना, तो उस दोनों को मेल मिलाप करके आपका बनता है इन्वेस्टमेंट होराइजन, और ये फिर तय किया जाता है। और उसके बाद आता है कि आप किस इलाके में रह रहे हो, क्या आप गांव में रह रहे हो, क्या आप छोटे शहर में रह रहे हो, या एक दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो। मानी बात है कि जितना बड़ा शहर उतना ज्यादा खर्चा, ओके, तो ज्यादा खर्चा होगा, बचत कम होगी, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट या निवेश करने का जो राशि है वो कम हो जाएगी ना। इन सब को अगर हम मद्देनजर रखें और आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं कर सकते हो। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप जो है किसी प्रोफेशनल के पास जाओ और उससे सलाह मशवरा करो और आगे कदम उठाओ अपना निवेश करने के लिए। खुद ब खुद अगर करने की कोशिश करोगे बिना जानकारी के लिए, शायद कहीं ठोकर पड़े और आप इनकम अपना निवेश करके और कमाने के बजाय और घाटे में का सौदा करके वापस लौटोगे। तो बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आगे कदम उठाना है। अभी आपने ये भी देखना है कि हमारा जो पैसा, हम सोचते हैं कि हम सिर्फ बैंक में पड़े रहने दो, वहां सेफ है,
गवर्नमेंट का काम है उसको देखना, वो देख रही है, उसको बचा कर रखे हुए है। लेकिन ये सब जो चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इस पैसा जो कि सेविंग बैंक में ही सिर्फ रखा रहता है, उसके बहुत भारी दुश्मन है लोग। और सबसे पहले आता है इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन क्या है? साल दर साल हर चीज महंगी होती है, और एक एक साल के ऊपर कितने प्रतिशत से कोई चीज महंगी हो रही है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब ये गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को मिलाकर पूरा एक बास्केट बनाया है, जिसके अंदर अपना खाने की सामग्री, तेल की सामग्री, जो मतलब ईंधन की सामग्री हो गई, और मेटल्स हो गए, और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब को मिला मिलूकर एक बनाया है बास्केट। और उसका देखते हैं कि टोटल करने के बाद साल दर साल कितना बढ़ रहा है। पहले तो साल दर साल चलता था, और आजकल जो है मंथ ऑन महीने महीने पर इसका कैलकुलेशन चलता रहता है। और ये देखा गया है कि कोई भी देश जो तरक्की कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ तो इन्फ्लेशन होएगा ही होएगा। अब कितना इन्फ्लेशन कम है, जायज है, या बहुत ज्यादा है? तो हमारे देश के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके जो गवर्नर जी हैं, वो तय करते हैं कि कितना इन्फ्लेशन जायज है। उसके नीचे आ गया तो वेरी गुड, और उसके ऊपर चला गया खतरे की घंटी, यानी कि महंगाई जो है बहुत अधिक रफ्तार से बढ़ रही है, जिसका प्रभाव सीधे सीधे जो जिनकी तनख्वाह कम है उनके खर्चे पर बहुत प्रभाव डालेगी। खर्चे पे प्रभाव डालेगी, यानी ज्यादा खर्चा, बचत कम, निवेश के जो तरीके हैं वो भी आप इफेक्ट हो जाएंगे। तो ये इन्फ्लेशन का समझना चाहिए। अब आप लगा लो आज की तारीख में, आज की तारीख में इन्फ्लेशन जो चल रहा है वो तकरीबन 5 और 6 के बीच में चल रहा है। सेविंग बैंक में आपको कितना मिलता है पैसा? सिर्फ 3% या 3% या 2.5%। यानी गैप कितना हो गया? -3। महंगाई रफ्तार से बढ़ रही है, बचत आप जिसमें निवेश कर रहे हो, निवेश नहीं, आप सिर्फ बचत ही कर रहे हो सेविंग बैंक के अंदर, तो उसमें आपको मिल रहा है 3% भी अगर मान लो कम मिल रहा है, तो -3% आपका यानी कि जो पैसा वहां पड़ा हुआ है वो उसमें आप वैल्यू जो है उसकी खो रहे हैं। तो सबसे पहला दुश्मन तो यही हो गया। तो बहुत जरूरी है यह देखना कि जहां पे आप अपना निवेश करो वहां पे कम से कम इन्फ्लेशन के ऊपर आपका रिटर्न आना चाहिए। दूसरा होता है टैक्स। अभी मैं मानता हूं कि आप में 2-3 लोग हैं जो कि जिनकी जो वेतन है वो टैक्स में आती है, टैक्स ब्रैकेट में आती है। तो अब 10 रुपए आप कमा रहे हैं और आप भारत के अंदर टॉप ब्रैकेट में हैं, तो आपका जो टैक्स आउटगो है वो 31%, 31.2% गवर्नमेंट ले जाती है। आप कुछ ना करो लेकिन फिर भी वो ले जाएगी। ठीक है, अभी उसके अलग अलग स्लैब है, हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, मोटे मोटे में मैं बता रहा हूं कि 31.2% गवर्नमेंट ले जाएगी। तो आपके पास बचेगा जो पैसा कमा रहे हो, तो वो उतना काट के रखो। उसके ऊपर जो है आप इन्फ्लेशन का काट लगाओ। जब दोनों चीज को काट लगाओगे तो जो बचा हुआ पैसा है उसमें से फिर खर्चे अपने निकाल लो। जो सारे खर्चे निकाल लोगे फिर जो पैसा बचेगा वो हो गया बचत। और उस बचत वाले पैसे में से कुछ तो आप जब बरसाती मौसम के लिए कुछ बैंक में पड़े रहने दोगे और थोड़ा सा पैसा उसमें से निकाल के निवेश करोगे। तो ये सारी चीजें जो है इस प्रकार से चलती हैं, जो कि आपको समझना चाहिए। आगे क्या आता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप देखोगे कि आपने तो आपका पैसा पड़ा हुआ है सेविंग बैंक में, आपके साथी ने दिमाग लगाया और उसने
अपना पैसा निवेश किया मार्केट के अंदर, और क्योंकि मार्केट बहुत रफ्तार से आगे आगे भाग रहा है तो उसका भी पैसा दिन दुना रात चौगुना भाग लिया ऊपर। अब आपने अपने दोस्त के जैसे नकलची करने की कोशिश करने की चेष्टा की, बिना सोचे समझे आपने भी मार्केट लगा दिया जब मार्केट सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, और एकदम से मार्केट धड़ाम धड़ूम हो गया। तो यानी कि आपका जो पैसा था वो बचत बढ़ने के जगह घट गई। तो ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी निवेश करना है तो उसको अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से सोच समझ के ही कार्रवाई करनी है। और फियर ऑफ लूजिंग आउट कि भैया नहीं 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 नहीं, हम अगर मार्केट में लगाएंगे तो हमारा पैसा खो जाएगा, डर के मारे दूर रहो इससे। अब जब दूर रहोगे तो आपका टैक्स और इन्फ्लेशन के कारण फिर आप पैसा खो दोगे। तो यानी कि आपने बीच वाली चाल चलनी है, ना इधर रहो ना उस पार रहो पूरा का पूरा। तो वो जो है उसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो क्रिएशन, कि आप एक पोर्टफोलियो बना के चलो, अपने गोल को सेट करो और उसके तहत एक रास्ता अपना चुनो और उस रास्ते से भटकना नहीं है। अभी ये पूरी क्रिया हम आपको धीरे धीरे करके समझाते जाएंगे। तो उसके पहले हम आते हैं, ये बताएंगे कि कौन कौन से तौर तरीके हैं जिसके तहत हम निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है डेट इंस्ट्रूमेंट। अब डेट मतलब कि जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है और काफी सेफ्टी इसमें रहती है। ये आप मान के चलो दो चीजें हैं, रिस्क और रिटर्न। रिस्क माने आता है कहां पे खतरा है, और रिटर्न मतलब कि मिल गया तो वाह, चेहरे पे मुस्कान ही मुस्कान। अब मानी बात है कि जितना खतरा उतना आपको फायदा होने की चांसेस है, लेकिन साथ साथ उतना ही खतरा पैसा खोने के लिए भी है। आप कम रिस्क लगोगे तो बहुत कम चांसेस है आपको पैसा खोने के लिए, लेकिन साथ ही साथ गेन करने के लिए भी बहुत थोड़ा सा मार्जिन रहेगा। तो प्लस और माइनस दोनों साइड का खेल है ये। तो इसलिए अपने को पहले देखना है कि हमारे पास बरसात वाले मौसम में, जबकि हम कुछ भी अगर मान लो कि नौकरी चली गई, ये चला गया वो चला गया, कम से कम 6 महीने का हमारे पास बैंक में पैसा तो पड़ा होना चाहिए, 6 महीने का खर्चा। उसके बाद हम सोच सकते हैं आगे रिस्क लेने की। तो अब ये जो बिना रिस्क वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके अंदर आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि हर एक बैंक में आप कर सकते हो। इसमें तकरीबन अभी आजकल जो चल रहा है रेट वो 7% चल रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जो अभी मैं आगे बताता हूँ। अभी पूरा टेबल में दिखाऊंगा और नाम थोड़े से गिना देता हूँ, लेकिन पूरे नाम अभी टेबल में आपको नजर आएंगे। जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, या जो लड़कियों के लिए अलग सुकन्या स्कीम है। तो इस प्रकार से चलता रहता है। इसके अंदर हमारा कैपिटल प्रिजर्वेशन रहता है, प्री डिटरमिन्ड पीरियोडिकली, यानी कि साल या मंथली या क्वार्टरली हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है। और ये चीज जो है जब हमें पता है कि हमारा गोल बहुत नजदीक है या छोटे अवधि के लिए है, तो उसके लिए ये तरीका जायज है। इसके विपरीत दूसरा है इक्विटी मार्केट, जो कि कंपनी से लिंक्ड है, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने पहले बोला था, अभी दोबारा बोलता हूं। इसके अंदर क्योंकि खास तौर से भारत के लिए, जबकि बहुत रफ्तार से देश बढ़ाया जा रहा है, हर एक कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़िया आ रहा है, तो वहां पे अगर हमने निवेश कर दिया तो वो शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। उसको गहराई में नहीं बताऊंगा, पर इतना ही बताऊंगा कि शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, और इसमें हमारा पैसा रफ्तार से ज्यादा बनता है।
कैपिटल ग्रोथ होती है, जो कि इन्फ्लेशन प्लस टैक्स से भी ज्यादा रेट होता है। यानी इन्फ्लेशन को भी निकाल दो, टैक्स को भी निकाल दो, फिर भी जो बचत का जो इजाफा हो रहा है बचत के अंदर, वो उससे ज्यादा है। यानी कि पैसा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और ये छोटी अवधि के लिए नहीं होता, ये कम से कम 3, नहीं तो अमूमन देखा गया है कि कम से कम 5 साल से ऊपर जो भी हमारा गोल है उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अब इसके अंदर खतरा ज्यादा होता है, लेकिन एफडी के अंदर खतरा बहुत कम होता है। इक्विटी मार्केट में खतरा ज्यादा होता है, लेकिन तरीके से अगर हम निवेश करें, इस खतरे को हम मैनेज कर सकते हैं। यानी जितना नुकसान होने का अंदेशा है, उसको हम तरीके से अगर निवेश करें तो वो कमती हो जाएगा। ओके, तीसरा आता है, एक आता है गोल्ड, सोना। अब हम देखा है कि सोना दर पे साल पे साल बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, और आज की तारीख में करीब 62,000 रुपए का 10 ग्राम आ रहा है। यही अभी 3 साल पहले जो था सिर्फ 29,000 में था, और अभी डबल हो गया 3 साल के अंदर ही। ठीक है, तो और जब खास तौर से आजकल देख रहे हैं हम, लड़ाई हो रही है यूक्रेन रशिया के बीच में, इजराइल वहां लड़ाई कर रहा है, अभी ईरान ने डाल दिया मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर। तो दुनिया के अंदर अलग अलग क्षेत्र में होता है, और ये देखा गया है, एक्सपीरियंस से देखा गया है कि जब भी किसी देश के ऊपर हमला होता है, बाकी सब चीजें गिर जाती हैं, लेकिन गोल्ड भाग जाता है ऊपर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी लोग जो है थोड़ा सा पैसा, कम से कम 15 से 20% अपनी बचत का सोने में भी निवेश करें। और ये जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा गोल्ड अपना स्टेबल रहता है, और उसमें दाम में इजाफा भी होता है। आजकल जो है गोल्ड को फिजिकल फॉर्म, यानी कि बाजार में जाकर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के तरीके में भी आप सकते हो, और ईटीएफ भी आता है, अलग अलग तरीके हैं वो, लेकिन आप प्रोफेशनल से बात करके इसमें निवेश कर सकते हो। चौथी चीज आ जाता है रियल एस्टेट, लैंड, नहीं तो रिहायशी घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी। ओके, अब बहुत इसमें रिस्क भी है, और जो पैसा जो लगाना पड़ेगा इसमें वो बहुत अधिक है। अब उतना पैसा अगर आपके पास है ऑलरेडी, तब तो आप इसकी बात कर सकते हो, अव्वल नहीं। तो लेकिन ये ध्यान रहे, जब तक घर आप अपने खुद के रहने के लिए कर रहे हो, तब तो खरीदना जरूरी है कि आप इसके ऊपर निवेश तो करो। लेकिन अगर सिर्फ निवेश के तौर पर आप कुछ चीज खरीद रहे हो, तो ये ध्यान में रहे कि जहां तक रिहायशी घर है, उससे रिटर्न 2 से 3, ज्यादा 4% आता है बस, जो कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। बहुत लकी हो गए आप तो, जैसे कि इस ऐसे इलाके में आपने खरीद लिया घर जहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ है, जहां बहुत सारी डिमांड है, तब तो फिर आपको फायदा हो जाएगा। और यही जो मैं 2 से 4% बोल रहा हूँ, वो शायद 10 से 15 से करीब 20% साल पर साल बढ़ सकता है। जैसे कि आजकल गुड़गांव जहां मैं रह रहा हूँ, वहां उस इलाके में ये हाल हो रखा है। तो अब हमने देख लिया कि 4 किस्म की एसेट क्लासेस होती हैं। क्या क्या? एक सेकंड भार्गव, कृष्णा ये क्या कर रहे हो, बंद करो। ठीक है भार्गव, सॉरी। ओके, तो पहला है डेट, यानी जो गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, पीपीएफ हो गया, एफडी हो गया, और भी अभी मैं बताऊंगा सुकन्या स्कीम, अलग अलग स्कीमें हैं। उसके बाद दूसरा हो गया इक्विटी, जो कि मास्टर से अपने मार्केट से लिंक्ड है। तीसरा क्या हो गया? गोल्ड हो गया। चौथा क्या हो गया? रियल एस्टेट, लैंड और घर के बारे में मैंने बताया। ये 4 चीजें हैं।
अब बात आती है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उसमें हमें क्या ध्यान देना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन हो, फिर कुछ चीजें इनकम जनरेशन हो, फिर कैपिटल ग्रोथ हो और फिर वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। तो अमूमन देखा गया है कि जो सबसे ज्यादा पैसा कैपिटल प्रिजर्वेशन यानी कि हमारा अगर जो हमने सबसे ऊपर वाले इक्विटी में लगा रखा है वो पैसा बाई चांस मार्केट गिर गया है किसी कारणवश, तो हमें ज्यादा ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी पैसा किसी का घटता है इक्विटी मार्केट में अंदर तो बहुत झटका लगता है। ओके, तो बहुत ज्यादा अधिक पैसा उसमें नहीं लगाना है, इतना लगाना है कि आपका ओवरऑल जो इन्फ्लेशन और टैक्स से पैसा जा रहा है उसको कम से कम सहार ले। तो उस प्रकार से आपने भार्गव एक प्रश्न है डेट और इक्विटी, तू जवाब दे दो। प्रश्न देख लो चैट विंडो में, डेट और इक्विटी में अंतर। मैं अभी क्वेश्चन में आखिर में लूंगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, गवर्नमेंट की सुकन्या स्कीम हो गई, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, तो वो सब फिक्स डिपॉजिट ये सब जो है वो डेट हो गया। ओके, जिसमें कि फिक्स्ड मात्रा में आपको निवेश में आप करोगे तो एक तय कुछ पहले से तय रेट के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा, और जो इक्विटी हो गया वो मार्केट लिंक हो गया, तो जितना ज्यादा कंपनियों को फायदा होगा उतना ही परसेंट आपको वापस मिल जाएगा पैसा। तो उसके अंदर वेरिएबल है, कभी आपको 5% तो कभी आपको सीधे 50% ऐसे जग जाता है। तो ये डेट और इक्विटी में ये फर्क है मोटा मोटा कहने के लिए। ठीक है, ओके। तो आपने ये पिरामिड देखा है, तो बहुत ज्यादा पैसा आपने कैपिटल में रखना है, थोड़ा सा पैसा इनकम जनरेशन यानी मीडियम रिस्क, और मीडियम रिस्क के लिए वही माना जाएगा। तो इसके अंदर ये भी आ जाता है डेट और इक्विटी को मिलाकर कुछ है हमारे पास, अभी बताऊंगा नाम। तो उसमें भी आप निवेश करोगे तो थोड़ा सा इक्विटी का प्रभाव, थोड़ा सा डेट का प्रभाव, यानी थोड़ी आपने रिस्क को मैनेज किया, थोड़ा सा आपने रिस्क को सहारा। तो इस प्रकार से वो चलेगा। अभी क्या बताते हैं आगे। यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर आप देखोगे कि बैंक में जो पीले रेट में दिखाया हुआ है वो एफडी के साथ आपको कितना पैसा मिल रहा है, और आसमानी कलर के अंदर दिखाया हुआ है इन्फ्लेशन। साल दर साल वो अप डाउन होता रहता है। ओके, और दोनों को जब उसमें प्लस माइनस करोगे, आप माइनस करोगे रेट ऑफ रिटर्न से इन्फ्लेशन को, तो आएगा रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप देखते हो बीच बीच में रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नेगेटिव भी हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि सिर्फ आप डेट इंस्ट्रूमेंट में ना निवेश करो, बल्कि थोड़ा सा पैसा इक्विटी मार्केट की तरफ भी लगाना है। सो अब ये कैसे हम करेंगे, जो हमने आपको दिखाया था पूरा त्रिकोण जो दिखाया मैंने कि कैपिटल प्रिजर्वेशन भी है और वेल्थ ग्रोथ भी चलनी चाहिए और वेल्थ क्रिएशन भी चाहिए। तो ये आप पढ़िए इसको। A well-designed portfolio gives better returns with lesser outgo। अब ये जो है आपको किसी से जो एक्सपर्ट है उससे अगर राय लेकर आप अपना निवेश करोगे, हर एक चीज में थोड़ा 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 करके, कहाँ पे ज्यादा डिपेंड। और मैंने आपको सबसे पहले शुरू में बता दिया था कि आप हर एक आदमी, हर एक जना अनोखा है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो वो सब वो जानकारी आपसे लेगा कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी देखेगा, फिर आपका वो प्लान बनाएगा कि कितने प्रतिशत आपने कैपिटल प्रिजर्वेशन में लगाना है और कितना प्रतिशत आपने ग्रोथ में लगाना है।
और उस सब को मिलाकर आपका बनता है पोर्टफोलियो। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब डेट इंस्ट्रूमेंट आप देखो, सब पूरा का पूरा चार्ट, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। फिक्स्ड डिपॉजिट है, मंथली इनकम स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड जारी करती है, वो आप खरीद सकते हो। तो इसके अंदर जो है आपको ना के बराबर रिस्क है पूरा। उसके बाद आता है कंपनी डिपॉजिट, फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, बॉन्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आता है, सुकन्या स्कीम आती है लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए। तो इसमें जो है आपको ज्यादा मिलता है, फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा पैसा भी मिलता है थोड़ा बड़ा, जो पीले में दिखाया गया है और ग्रीन में दिखाया हुआ है। और उसके बाद आप देखो टैक्स इम्प्लीकेशन। तो अगर आप टैक्स वाले ब्रैकेट में नहीं हो तो आपका टैक्स भी नहीं कटेगा। इसके बाद आते हैं कुछ दूसरे इन्वेस्टमेंट तौर तरीके में। तो आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड और शेयर्स, तो शेयर तो बहुत ज्यादा रिस्की हो गया, आपको नॉलेज नहीं होगी, इतनी जल्दी नहीं आएगी, तो हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसी क्रिया है जिसके तहत अगर आप निवेश करो तो आपको बहुत फायदेमंद हो सकता है। और इस साल 2023 के अंदर हमने देखा है कि कुछ म्यूचुअल फंड ने 40% एक साल के अंदर, 50% एक साल के अंदर दे दिया है। हर साल ऐसा होने की आशंका नहीं है, लेकिन जब मार्केट जब भागता है तो इतना सारा रिटर्न भी आ जाता है। और क्योंकि यही रिटर्न हर साल पर साल नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने बोला है कि बहुत जरूरी है कि एक प्रोफेशनल से बात करके कुछ आपकी बचत जो है इस म्यूचुअल फंड में निवेश की जा सकती है। ये म्यूचुअल फंड जो है अलग अलग किस्म के भी होते हैं। अब वो काफी लंबा विषय अलग से ही है वो, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड कुछ काफी रिस्की होते हैं, कुछ मध्यम रिस्की होते हैं और कुछ ना के बराबर रिस्की होते हैं। तो आप ये म्यूचुअल फंड के अंदर भी जब खरीदते हो तो उसके अंदर भी एक मिक्स करके एक बैग बनाते हो, एक अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो आपका रिस्क और कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद आता है इंश्योरेंस प्लान। अब इंश्योरेंस प्लान हर एक जितना जो कमाता है पैसा, इंश्योरेंस सिर्फ ये है कि अगर आपकी खुदा ना खास्ता कुछ आपको हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे आपको बहुत ज्यादा क्षति पहुंच जाए, तो आपके जो पीछे आपके परिवार से आपके ऊपर जो निर्भर थे उनको कहीं से आमदनी नहीं मिलेगी। तो जरूरी है अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप इस प्रकार से इसमें निवेश करिए कि उस ऐसे हादसे होने से आपको कुछ पैसा वापस आपके पास आ जाए, जो कि आप थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल कर लंबी अवधि तक आप अभी चल रहा ना, चलते रहो, 15 मिनट है। या ओके या ओके। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में मैंने बता दिया और डेट म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया, जिसमें कि सिर्फ डेट वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंश्योरेंस के बारे में लास्ट वर्ड ये कहना है कि इसके अंदर कई लोग आते हैं बैंक से कि अरे जल्दी करा लो करा लो करा लो, ऐसे नहीं कराना है। इंश्योरेंस के लिए कराना है, यानी कि टर्म इंश्योरेंस कराना है। मनी बैक पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी नहीं करानी है, उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर वो कराना है तो उससे अच्छा बेटर है कि आप टर्म इंश्योरेंस लो और उसके साथ ही साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड ले लो, तो ज्यादा फायदा होगा। यानी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखो, ना कि मिक्स कर दो।
गोल्ड के अंदर मैंने बोल दिया, आप तो फिजिकल गोल्ड खरीद ही जा सकते हो सुनार के पास जाकर, यहाँ पे या गवर्नमेंट के बैंक से जाकर। अभी आजकल तो बैंक भी रखते हैं गोल्ड गोल्ड के कॉइन्स, तो वहां पे प्योर गोल्ड 24 कैरेट का, ये नहीं 18 कैरेट का खरीद लिया, 24 कैरेट वाला खरीद कर रखो। एक एक ग्राम खरीद लो भले ही, लेकिन जिंदगी में खरीदते रहना है। अभी ये इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, अगेन ये सबको समझाना, मैं इसमें गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये समझ लो कि ये भी कुछ तौर तरीके हैं जहां पे हम इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें फायदा यही है कि आपको इसके अंदर कोई ना लॉकर चाहिए ना कुछ डर है। आप इसके कागज के तौर पे आते हैं या आपके डिजिटल फॉर्म में रहते हैं, और आप अपने मोबाइल के अंदर उसको सेव करके रखो। बस जब वक्त आएगा 8 साल बाद, उसको आप निकाल लो, और उस वक्त आज आप निवेश करो, 8 साल बाद क्या उसका रेट है, उतना पैसा वापस आपको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये भी गवर्नमेंट इशू करती रहती है समय से समय, और ये आपको आरबीआई के थ्रू या एजेंट के थ्रू मिलते हैं, और इसमें भी आप निवेश कर सकते हो। 100% ये रिस्क प्रूफ है, यानी गवर्नमेंट उसमें आश्वासन देती है कि हम इसको आपको पैसा इतना बढ़ाकर देंगे। ओके, अभी मैंने बताया था कि तरीके से आप अगर म्यूचुअल फंड या इक्विटी में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको आपका रिस्क जो है बहुत कम हो जाएगा। तो 2 तरीके होते हैं। जब आपके पास बचत महीने महीने में कुछ कुछ हो रही है, उस बचत से आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चला सकते हो। आज की तारीख में आप सिर्फ 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से निवेश करते जाओगे, और 3 साल में लगा लो कितना आपने निवेश डाला उसके अंदर, 18,000। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल बाद ये 18,000 रुपए आपको तकरीबन जो है 28,000 30,000 तक बन के मिल जाए। इसी को हम आगे ले जाते हैं, अगर आप ये 1 लाख रुपया आपने या 10,000 रुपया आपने अगर डालना शुरू किया 3 साल के लिए, तो डाले तो 36,000, 36 महीने के ऊपर आपने 3,60,000 रुपए, लेकिन आपको जो मिलेगा वो तकरीबन 5 लाख 6 लाख तक मिल सकता है। अब तो सिस्टमैटिक, जब आपके पास कहीं से पैसा किसी ने आपको ऊपर से कहीं से पिताजी ने दे दिया, किसी ने दे दिया वगैरह वगैरह, तो लमसम पैसा अगर आपके हाथ में आ गया तो उसको आपको लिक्विड फंड में डालकर और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बनाना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा 10-10 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए स्कीम में डालकर और फिर निवेश करना, ना कि एक साथ। ओके, और उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जब वक्त आएगा निकालने का तो एक साथ नहीं निकालना है, जरूरत अगर महीने दर महीने है तो उसको सिस्टमैटिक विड्रॉल के तौर तरीके से निकालना है पैसे। यानी जो भी काम करना है, अगर आप सिस्टमैटिक के रास्ते चलोगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा, नुकसान होने का डर जो है वो बहुत ही कमती हो जाएगा। और ये रास्ते चलोगे तो नुकसान में तो तकरीबन कभी नहीं रहोगे। अगर आपकी निवेश की अवधि 5 साल से ऊपर है तो गारंटी है 100% कि आप बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। तो खास तौर से इंडिया में, जहाँ पे ग्रोथ अभी अभी चलती जाएगी, अभी अगले 20 साल तक यही ग्रोथ पकड़े रहेगी। कोई ऐसा डर ना है, जब तक ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की बात ना आ जाती है तब तक ये कोई डर नहीं है। ओके, तो अभी आपका पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजिंग जो मैंने बताया, आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए अक्रॉस डेट, इक्विटी एंड गोल्ड। टैक्स एफिशिएंसी देखना है आपने इंश्योर करना है कि जो आपको इमीडिएटली अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर जो कोई पैसे की जरूरत है तो वो पैसा आपने सेविंग बैंक के अंदर ही रखना है। और जरूरी है कि आपका कोई गोल है आगे मोटरसाइकिल खरीदने का, कार खरीदने का, घर खरीदने के लिए, उसके लिए लंबी अवधि के लिए आपने धीरे धीरे म्यूचुअल फंड के अंदर
आपने निवेश करना है और लगातार कंसिस्टेंटली उस निवेश को बढ़ाते रहना है, ताकि आपका गोल का जो पैसा है जल्दी से जल्दी इकट्ठा होए और आप अपने मुकाम पर जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं और खुशियां पाएं। तो तौर तरीके से यही चलने की बात है कि अल्टीमेटली जिंदगी का नाम है खुशियां पाना। ओके, तो खुशियां बाधे आएंगे काफी, लेकिन उनको पार करने का ये तरीका है सही ढंग से निवेश करना। तो फिर आपको जो आपके मुकाम हैं वो मिलते जाएंगे और आपके पास खुशियां ज्यादा आते रहेंगी। जो पोर्टफोलियो बनाने का तरीका है कि पहले आप डिस्कस करो, यानी कि आपकी जरूरत क्या है, गोल क्या है, आप देखो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। उसके बाद प्लान बनवाओ और एक पोर्टफोलियो बनेगा आपके पास वो प्लान से डिस्कस करने के बाद। उसके बाद उस प्लान के अंदर देखो कि कुछ एफडी है, कुछ बॉन्ड है, कुछ गोल्ड है, कुछ म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड भी अलग अलग तरीके के होते हैं, प्योर इक्विटी, फिर हाइब्रिड और फिर प्योर डेट। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं मोटे मोटे तौर तरीके पे, और सब में मिक्स करके डालो। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, वो ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। ओके, और लास्ट में आता है मॉनिटर। हर 3 महीने में देखो कि जो आपने सोचा था उसी प्रकार से आपका निवेश चल रहा है कि उसमें कोई रुकावट में खेद हो रहा है। रुकावट में खेद आ रहा है तो उसको फिर से डिस्कस करके उसको रीबैलेंसिंग करनी है और उसको सही रास्ते पे वापस लाना है। तो इस प्रकार से आप अपनी जिंदगी चलाओगे तो फायदे में रहेंगे और कभी नुकसान में नहीं पाओगे। अब ये कुछ बातें हैं, इसको पढ़ लो आप जरा। इन्वेस्ट ओनली इन इंस्ट्रूमेंट दैट यू अंडरस्टैंड, जो समझ में आती है उन्हीं में इन्वेस्ट करना है। आपको इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स ना करो, जो मैंने बताया। टैक्स की बचत जहां तक हो सके उसको करो। अलग अलग तरीके हैं टैक्स को बचाने के लिए। अगर आपको उतनी तनख्वाह मिल रही है, आपका टैक्स लग कट रहा है, तो किस प्रकार से आप उसको बचा सकते हो, बचाओ। और रिमेंबर, इन्वेस्ट इजी बट मेकिंग मनी इज नॉट, सो देयरफॉर प्रोफेशनल एडवाइस इज रिक्वायर्ड। ओके, इसको नेम करूंगा मैं। ना कुछ गलतियां, और कुछ गलतियां ये हैं कि अरे अभी तो मैंने सोचा था 10% मिल गया, अभी 10 तो मिल ही गया है, और थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, अभी 15 भी मिलेगा। तो और कभी कभी नीचे आ गया, मिलना था 10%, अरे सिर्फ 5 ही तो मिला, पैसा निकाल लेते हैं, इससे अच्छा तो हम कहीं और अच्छे थे। तो इस दो बीच में हम चलते हैं, इसको कहते हैं ग्रीड एंड फियर। ज्यादा लालचपन या ज्यादा डर अपने मन में नहीं बैठाना है। एक बार जब पोर्टफोलियो बना दिया और आपको पता है कि कुछ आपकी बचत का कुछ प्रतिशत ही आपने इक्विटी में डाला हुआ है जहां पे ज्यादा रिस्क है, चलने दो, बाकी पैसा तो सेफ में पड़ा हुआ है। ये आपने पैसा इक्विटी में डाला है कि ग्रोथ के लिए, तो वहां पे रहना चाहिए। अगली बात है रिव्यू ना करना या रीबैलेंस ना करना। से जो मैंने बोला कि हर 3 महीने में आप देखो कि आपका सही रास्ते पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या रीबैलेंस करने की जरूरत है, तो वो करते रहना चाहिए। रिमेन डिसिप्लिन, ये नहीं कि अभी आपने एसआईपी स्टार्ट करी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, हर महीने 500 आप डाल रहे हो, फिर बोला अरे छोड़ो इस महीने में हमारा बचत नहीं हो रही है, हम नहीं डालेंगे। तो ये कार्रवाई नहीं करो। एक बार ये बचत के लिए सोच लिया कि मुझे ये मुकाम पहुंचना है, उस रास्ते पर उस रास्ते से हटना नहीं है, चलते जाना है, नहीं तो रुकावट में बहुत बड़ी खेद हो जाएगी। चलते चलते रास्ते में बहुत बड़ी खेद हो जाएगा। हमेशा ध्यान रहे, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो सही टाइम पे आप टैक्स दो, नहीं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अपने लिए आप फाइनेंशियल रोड मैप जरूर बनाएं, ताकि आपको पता रहे कि आप सही रास्ते चल रहे हो
और उस रास्ते से भटको नहीं, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से चलेगी और आप खुशी खुशी आप आगे की अपनी जिंदगी जियोगे। ओके, अभी कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अभी देखो 4 मिनट रह गया है। क्वेश्चन अगर ज्यादा हो तो हम दूसरे लिंक पे चले जाते हैं और फिर वहां पे करते हैं। मेरे ख्याल से 4 मिनट में तो क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएगा अखिलेश। कितनों के क्वेश्चन है हाथ उठा ले एक बार, तो फिर हम जाते हैं दूसरे लिंक पे। क्वेश्चन कितनों के पास है? हाथ खड़ा करो। 1 और 2। राज सिंह एक ही है, चलो एक ही क्वेश्चन है, तो जल्दी आप पूछो हमसे, हम कर लेंगे। डेट और इक्विटी के बारे में पूछा था राज। हाँ राज सिंह पूछो, तू अपने मुंह से पूछो क्या पूछना चाहते हो। भी क्वेश्चंस थे सर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सॉवरिंग, राज रुक जाओ। अच्छा चलो फिर दूसरे से चलो। सर मैं पूछ रहा था कि जो सॉवरिन गोल्ड है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए लाइक डीमेट अकाउंट चाहिए कि नहीं? सर आप म्यूट हैं। हाँ चाहिए। और सर लाइक उसमें मान लीजिए कि 8, आपने बोला कि जैसे कि 8 साल के लिए वो फिक्स हो जाता है, तो अगर बीच में मुझे जरूरत पड़ गई। हाँ तो आप उसको निकाल सकते हो, बाजार में वो बिकते भी हैं। डीमैट में इसीलिए खोलते हैं। डीमैट इसलिए चाहिए कि जब आप उसको ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेड करता 8 साल के अगर आप पहले करोगे तो आपको जो इतना पैसा मिलेगा उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। और अगर आपकी तनख्वाह टैक्स में आती है तो आपके ऊपर जो कैपिटल गेन आ रहा है उसको मिलाकर आपकी तनख्वाह में जुड़ जाएगा। फिर जो टैक्स वाला आएगा तो टैक्स में कटेगा। 8 साल के बाद अगर जो आप निकालोगे उसको तो टैक्स फ्री है वो। एंड सर जो म्यूचुअल फंड्स आपने बोला और या डेप्ट में वैसे एक होता है कि अगर समय से पहले निकालते हैं तो एग्जिट लोड करके कुछ परसेंटेज ऑफ। ओके, तो आपका जो अभी जो है अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड हैं। लिक्विड फंड में जो है आप 1 महीने में निकाल लोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट है, आप 6 महीने बाद निकाल लोगे तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं पड़ता। इसी तरह इक्विटी फंड में आप 1 साल बाद निकालोगे पैसा जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं है। तो हर एक म्यूचुअल फंड को जब आप खरीदते हैं तो पता कर लीजिए कि इसमें एग्जिट लोड कब तक लागू रहेगा, उसके बाद ये फ्री हो जाएगा। तो आपको अगर पता है कि ये पैसा इमीडिएटली जरूरत है, कभी भी जरूरत पड़ सकता है, तो फिर आपको लिक्विड फंड में ही डालना है। फिर इक्विटी में डालकर नहीं बैठ जाना। मानो कि 7 महीने बाद चाहिए, ठीक है, तो आप शॉर्ट टर्म फंड में भी डाल सकते हो या लिक्विड फंड में डाल दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये पैसा 2 साल बाद, तो आप इक्विटी फंड में डालो जहाँ ज्यादा फायदा है, ठीक। और सर अगर लेट सपोज मैंने अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक ब्रोकर के साथ ओपन कर लिया है, अब मुझे लग रहा है कि उसका ब्रोकरेज ज्यादा है, तो अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ जीरोधाम, तो ये मैं कर सकता हूँ? अवश्य, आप 1 या 3, 5, 10 खोलिए आप अपना डीमैट अकाउंट और पिछले वालों को वहां से जो भी आपका निवेश है वो निकाल कर आप ट्रांसफर भी कर सकते हो और उसको बंद कर दो पुराने वालों को। ओके सर, थैंक यू सर, मेरा इतना ही क्वेश्चन था। गौरव, और कोई? गौरव पूछ रहा था। हाँ गौरव पूछो। सर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा तरीका बताइए। सो बॉन्ड्स में जो है आरबीआई ने जो है ये दे रखा है, एक तो आप डीमैट अकाउंट के थ्रू खोल सकते हो। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट चाहे आईसीआईसीआई के साथ है, चाहे जीरो था के साथ है, जिसी के साथ है वहां से आप ले लो, ठीक है। और वहां पे आपका बॉन्ड में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड में आप जाओ और वहां पे आप क्लिक करो तो सारे लिस्ट हो जाएंगे बॉन्ड कौन कौन से अवेलेबल हैं, आप खरीद लो। सर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने से प्रोबेबल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो सकता है सर? देखो, आपकी पहले बात तो ये बताओ कि आपकी टैक्सेबल इनकम है? हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है सर। हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में। अब देखो, अब जो बॉन्ड आपको मिलेगा आज की तारीख में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिक्स बॉन्ड है उसका लॉक इन पीरियड भी होता है, तो वो मिल रहा है 7.15, ठीक है।
अब आपका हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है तो उसमें 30% आप 31.2% आप निकाल दो जो आ रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब आप उतना माइनस करोगे तो आप 70% भी लगा 7 तकरीबन 4.9% आपको मिल जाएगा। मतलब जो आप सब टैक्स वैक्स काटने के बाद इतना बचेगा आपके हाथ में। ओके सर। और इसका पे आउट जो होता है वो हर 6 महीने में होता है। तो ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो उनके लिए है। आपकी अभी उम्र क्या है? 35 सर। हाँ, तो ये ज्यादातर जो है ये गवर्नमेंट बॉन्ड जो है जो सीनियर सिटीजन हो गए, 60 साल की जिनकी उम्र हो गई है, जिनको अभी सिर्फ फिक्स चाहिए इनकम महीने दर महीने, क्योंकि उनकी अभी कमाने की क्षमता खत्म हो गई है, ठीक है, और ना पेंशन भी नहीं है, तो उनके लिए लागू ज्यादा है। तुम अपना बॉन्ड में अपने म्यूचुअल फंड में डालो, और ज्यादा डर लगता तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डाल दो। हाइब्रिड में थोड़ा सा इक्विटी भी है, थोड़ा डेट भी है, अपना वो चलता रहेगा खेल। सर वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए मैं सोच रहा था, अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं सोच रहा था। नहीं तो बॉन्ड में काहे के लिए? गवर्नमेंट अपना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदो, सबसे बढ़िया, क्योंकि जाफा भी देता है, और उसके साथ साथ आप अपना इक्विटी में डालो। इक्विटी में पूरा प्योर इक्विटी डालो और हाइब्रिड डाल दो, और उसमें थोड़े से डेट फंड बड़े अच्छे अच्छे हैं, जो अभी पता है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो उसमें से निवेश बहुत अच्छा आएगा, इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे कि आपने बोला शेयर्स पे या म्यूचुअल फंड्स पे जो इनकम टैक्स होता है वो 10% आपने लिखा था अपने जो आपने शो किया था प्रेजेंटेशन। तो यस, तो उसमें जो है, हाँ बोलो, आगे बोलो, पूरा खत्म करो। हाँ सर, तो मैं ये पूछ रहा था कि लाइक अगर मैंने एक शेयर में या दोनों दोनों लेते हैं, शेयर और म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया, और वो मान लीजिए वो दोनों में 15% का मुझे रिटर्न आया, तो जब वो पैसा मैं विड्रॉल करता हूँ, यानी कि जब वो अभी अगर वो सिर्फ उसको बेच के वो पैसा मेरे डीमेट अकाउंट में ही आता है, तो तभी वो टैक्स इनकम टैक्स कलेक्ट कर लेगा, या जब मैं उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करूंगा तब वो कलेक्ट करेगा? तो इसके अंदर जो है शेयर है और इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड जो है उसके अंदर शॉर्ट टर्म माना गया है 1 साल के नीचे, और लॉन्ग टर्म माना गया है 1 साल के ऊपर, ठीक है। अभी सुनना, ठीक से सुनना, देखो, जो 1 साल से नीचे आ गया शॉर्ट टर्म के लिए, उस पे आपको टैक्स, आप 30% वाले ब्रैकेट में हो जैसे कि गौरव है, आपको 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ देना पड़ेगा सिर्फ 15% के हिसाब से। अगर जो आपका लॉन्ग टर्म है, यानी 1 साल से ऊपर हो गया है निवेश, तो जो भी आपका कैपिटल गेन आएगा, चाहे शेयर से चाहे इक्विटी म्यूचुअल फंड से, उसमें पूरा गेन एक साथ रखा जाएगा। उसमें से उस गेन में 1 लाख रुपया टैक्स फ्री माना जाएगा। आपको टोटल गेन जितना आपने पैसा रिडीम किया है और शेयर बेचे हैं या म्यूचुअल फंड को रिडीम किया है, तो अगर आपका जो उसमें कैपिटल गेन है वो 90,000 है तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री। अगर 1,10,000 है तो 1 लाख टैक्स फ्री, और 10,000 के ऊपर आपको सिर्फ 10% देना पड़ेगा, सिर्फ 10%, ना कि 30%। तो ये सबसे बड़ा फायदा म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड का है, जो कि आपको बाकी एफडी में अगर आपकी 30% ब्रैकेट है तो उसको सीधे 30% लग जाएगा। ओके सर, क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। गौरव, आर यू क्लियर? सर सर ये सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में बताइए कि उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये बोनस वगैरह अगर कंपनी देती है तो आज तक मैं उसको फिक्स डिपॉजिट या फिर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है पीपीएफ उसमें ही जमा कर पाया है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में जमा करने के लिए सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? यस, जब लमसम होता है, और खास तौर से आजकल जब मार्केट बिल्कुल टॉप हाई पे चल रहा है, एक साथ अगर पैसा आप डालोगे तो मान लो मार्केट करेक्ट हो गया तो आपको एक झटका लगेगा, अरे ये मेरा पैसा कट गया, कट कहाँ चला गया, गायब हो गया। तो बहुत जरूरी है कि एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग
SIP के जो माध्यम से बोला जाता है, वो जब हमारे पास इस प्रकार से जो आप ऐसा बोल रहे हो कि बोनस आ गया या लमसम किसी ने दे दिया, आपके पिताजी ने, किसी रिश्तेदार ने, या किसी कहीं से आ गया, कोई आपने जमीन बेची, तो उसको आप एक साथ निवेश ना करें इक्विटी के अंदर, उसको करें सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के तहत। अब ये क्या चीज है, आपने अपना, एक होता है पेरेंट फंड और एक होता है टारगेट फंड। पेरेंट फंड होता है डेट फंड, जैसे कि अभी आप मान लो स्कीम आपने चूज करी निपॉन लार्ज कैप फंड, ये हो गया टारगेट फंड। तो निपॉन इंडिया का आपका लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड मतलब कि अभी वो डेट फंड हो गया, जैसे कि आपका सेविंग बैंक है, इसी प्रकार से लिक्विड फंड भी सेविंग बैंक के आप मान लो डाल, सारा का सारा पैसा आपने इस लिक्विड फंड में डाल दिया और वहां से आपने उस पर आदेश लगा दिया कि हर हफ्ते या हर महीने आपने 10-10 हजार रुपए निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में डाला जाए। फिर आपको हाथ झाड़ के बैठ जाओ, वहां पे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, अपने आप ही हर महीने या हर हफ्ते 10-10 हजार रुपए थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में जाता जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक ऑटोमेटिक SIP बन गई। तो SIP में आपके बैंक से पैसा कटता है और यहाँ पे आपके लिक्विड फंड से आपके इक्विटी फंड में पैसा जा रहा है। ये इसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर बोलते हैं। सर इसमें कोई टैक्स लायबिलिटी भी है क्या? और एक मैंने पढ़ा था कि इसको हम सेम म्यूचुअल फंड हाउसेस के 2 म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, क्या डिफरेंट भी कर सकते हैं? तो जो टारगेट फंड है वहीं का पेरेंट फंड भी होगा उसी फंड का। अभी मैंने निपॉन बोला ना, इसी तरह आपको HDFC बैलेंस एडवांटेज में डालना है, तो HDFC का लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म फंड में डाल के बैठो पैसा और वहां से ट्रांसफर करो, तो सेम टू सेम फंड हाउस में चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आप पैसा शॉर्ट टर्म फंड से आप निकाल रहे हो, पैसा जितना भी कैपिटल गेन आ रहा है, वो सारा कैपिटल गेन मंथ टू मंथ या वीक टू वीक जो भी आ रहा है वो इकट्ठा होकर आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स किस स्लैब में लगेगा? क्योंकि ये डेट इंस्ट्रूमेंट थे, तो डेट इंस्ट्रूमेंट में सीधे आपके टोटल पैसा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, तो उस पर लायबिलिटी 30% ही बनेगी। कैपिटल गेन भी तो ट्रांसफर हो जाएगा कि वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा? वो भी तो ट्रांसफर चल रहा है, वो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी में आएगा, वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके AIS में आ जाएगा, एनुअल इनकम स्टेटमेंट में। ओके सर, थैंक यू गौरव। हाँ राज, तुमको प्रश्न, राज और गौरव के अलावा किसी कोई प्रश्न नहीं है? बाकी सब कुछ समझ गए? बाकी सब छोटे हैं ना, कमा नहीं रहे तो कैसे पूछेंगे? राज कौन सा कमा रहा है? हाँ राज पूछो। फिर बात अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे फिर तो। सर मैं पूछ रहा था कि एक सेकंड भूल गया सर। सोच लो। किसी और को कोई प्रश्न है? ये तो ठीक है। तिवारी जी गए? तिवारी जी के, हाँ वो निकल गए, उनको कोई काम था। तो ठीक है, अभी कॉल समाप्त करते हैं। राज गौरव के साथ सौरव को कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो अपर्णा। हाँ अपर्णा जी पूछिए। हाँ पूछिए अपर्णा जी। गलती से उठ गया होगा हाथ। सर अगर लाइक मैं कुछ कैपिटल से लेके इन मतलब शेयर मार्केट में उतरता हूँ या डीमेट अकाउंट में वो कैपिटल को रखता हूँ, तो उस पे भी टैक्स लगेगा? नहीं, उस पे नहीं लगेगा। जो जिसपे आपको गेन ही नहीं आ रहा तो कहाँ से लगेगा टैक्स? वो तो आपकी नहीं, प्रश्न इसका ये है कि शेयर बेच करके लेकिन वो पैसा अपने अकाउंट में नहीं लाया, बैंक अकाउंट में नहीं लाया, डीमेट में ही है। आजकल तो सारा ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट से ही है ना, आपके अकाउंट में ही आएगा। हाँ तो वो पैसा पे टैक्स लगेगा रहा। जब तुम शेयर बेचे उसका महत्व होता है, ना कि तुम उसको अपने बैंक में लाओ या ना लाओ। नहीं वो तो हो ही सकता ना, लाना पड़ेगा। डीमेट सारा गवर्नमेंट ने सील कर दिया सब कुछ, ठीक है ना, अभी कोई पंगा नहीं है।
अभी आप बेनामी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ अपर्णा जी बोलिए। अपर्णा बोलो। अच्छा सौरभ चलो बोलो। सर छोटा सा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा जोर से बोले, टूट रही आवाज। हाँ सर, ETF क्या होता है? ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जो फंड है, कुछ फंड जो है फंड ऑफ फंड जो होते हैं और या एक्सचेंज जैसे इंडेक्स फंड वगैरह हैं, उनको वो जो भी डीमैट में लिस्टेड होते हैं वो एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं और जो कि खरीद बेच सकते हैं एक्सचेंज के द्वारा डीमैट के थ्रू, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहलाए जाते हैं। बाकी जो है आपको डीमैट में आपको आपके अकाउंट में आ जाते हैं, उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, वो आपको सीधे खरीदने हैं या बेचने रिडीम करने हैं बस। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है एक्सचेंज के थ्रू वो लिस्ट होते हैं एक्सचेंज के ऊपर, यानी NSE और BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके ऊपर लिस्ट होते हैं और उनकी वैल्यू से आपको खरीद बेच सकते हो। सर लास्ट क्वेश्चन, सर डीमेट अकाउंट में दो ठो वॉलेट होते हैं, एक वॉलेट होता है सिक्योरिटी वॉलेट और एक वॉलेट होता है कमोडिटीज वॉलेट, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? कोई नहीं, कमोडिटी से आपसे मेटल में खरीद सकते हो, खरीद सकते हो फ्यूचर्स और ऑप्शंस उसका मेटल्स के ऊपर, जैसे कि स्टील हो गया, कोयला हो गया, ऑयल हो गया, ये वगैरह वगैरह। और जो आपका सिक्योरिटी मतलब हो गया इक्विटी या शेयर, म्यूचुअल फंड या शेयर, ठीक है। इक्विटी हो गया शेयर, सॉरी अपने कंपनी का शेयर। लाइक सर अगर मेरे सिक्योरिटी वॉलेट में 1,000 रुपए है और मुझे उससे शेयर खरीद सकते हो, और जो कमोडिटी में है कमोडिटी का फ्यूचर ऑप्शन खरीद सकते हो। कमोडिटी मतलब चाहे गेहूं खरीदो, चाहे बाजरा खरीदो, चाहे ऑयल खरीदो, ऑयल का खरीदो, चाहे गोल्ड का खरीदो। लाइक सर एक सेकंड सर, मैं पूछा था अगर सिक्योरिटी वॉलेट में 1,000 रुपए है तो अगर हिंदुस्तान जिंक एक कंपनी है तो उसका शेयर मैं खरीद सकता हूँ, क्योंकि वो भी तो जिंक मेटल में। बेटा वो फ्यूचर ऑप्शन नहीं है, उसका शेयर है, वो उसका आप तुम शेयर खरीद रहे हो, वो कमोडिटी तुम जिंक नहीं खरीद रहे हो। अगर जिंक खरीदोगे तो कमोडिटी में जाना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान जिंक है वो एक कंपनी है। ओके सर। हाँ, तो हिंदुस्तान जिंक कंपनी का तुम एक शेयर खरीद रहे हो, ना कि तुम जिंक खरीद रहे हो 10 किलो। बात समझ में आई? सर एक्चुअली मैं अभी भी कंफ्यूज, अगर कमोडिटीज में खरीदता तो क्या जिंक खरीदता? जिंक 100 किलो का खरीद लो फ्यूचर, कि आज जिंक का रेट मैं अभी वो सही रेट नहीं बता रहा, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आज मान लो कि जिंक का रेट 10 रुपया है, तुमने 100 किलो खरीद लिया तो हो गया तुम्हारा 1,000 रुपए का, ठीक है। और Yes, इसलिए खरीदा क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि अभी अगले 3 महीने या 1 साल के अंदर ये जिंक जो है अभी 10 रुपए से भाग जाएगा 15 रुपया, ओके सर। ठीक है। तो तुमने Yes. खरीद कर दिया और 1 साल बाद भाग गया, 15 रुपए नहीं हुआ, 12 रुपया हो गया, फिर तुम बेच खाए, तुम्हारा 200 रुपए तुम्हारा कैपिटल गेन बन गया। ओके सर। तो लाइक सर जैसे कि मैंने 100 किलो जिंक खरीदा तो उसको मुझे स्टॉक करना नहीं पड़ेगा, मतलब वो रियलिटी में नहीं है? रियलिटी में नहीं है, उसका पैसा लगा दिया बस, हो गया। ओके। कमोडिटी एक्सचेंज में हो गया, कमोडिटी MCX वो अलग से जाता है। मेरे ख्याल से अब कॉल समाप्त करते हैं। चलो ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका मिला, सुना जिन्होंने सुना। और राज सिंह और गौरव बहुत वेरी गुड कि आपने क्वेश्चन पूछे। सौरभ आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही तो आपका क्वेश्चन ना सुन पाया ना जवाब दे पाया, ठीक है। चैट बॉक्स में डाल सकते थे, नहीं डाल